नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, तो मैं निर्मेश कुमार आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं इंडियन इकोनॉमी की इस केवाईसी सीरीज में, जहां पर आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, भारत में किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, इसके फायदे क्या हैं, इसके हमारे कुछ चुनौतियां या चैलेंजेस क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंट आयाम या फीचर्स क्या हैं जिसके तहत हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को हम लोग अपनाते हैं। और इसके साथ साथ हम इस सेशन में यह भी जानेंगे कि भारत की किन राज्य की सरकारों के द्वारा तमाम कौन कौन सी योजनाओं को लाया गया जिसके अंतर्गत वो राज्य की सरकार अपने राज्य के किसानों को जीरो वेस्ट बजट नेचुरल फार्मिंग में प्रोत्साहित कर रही हैं, और भारत के कहां के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कब से हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर शोध या स्टडीज की जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों जीरो बेस्ड या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, आइए पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में कृषि क्षेत्र की, तो आपने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे कि भारत में 1960 के दशक में यानी कि 1960s के मिड में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का पहला फेज लाया गया था। उसके बाद 1980s में हमारे देश में हरित क्रांति का दूसरा चरण जब लाया गया, तो उससे भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तो बढ़ी, लेकिन उसके कुछ हमारे साइड इफेक्ट्स थे। जैसे अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वहां पर हमारा जो सरकार थी वो किसानों को हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स उपलब्ध करा रही थी। इसके अलावा साथ साथ सरकार यहां पर केमिकल फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही थी। तो जो ये हमारे रासायनिक उर्वरक हैं या केमिकल फर्टिलाइजर हैं, इनके हमारे कई दुष्परिणाम हमें पर्यावरण पे देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज हमारे सॉइल को डिग्रेड करता है और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी इंपैक्ट करता है, और इसके अलावा हम मनुष्यों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यानी कि ऐसे फसल या ऐसे क्रॉप्स जो कि हमारे केमिकल फर्टिलाइजर से बन करके हमारी उत्पादित हुई हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी क्या है, एक निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो इनसे अपने आप को दूर करने के लिए, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर जो भी हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट पड़ा नेगेटिव साइड में, क्योंकि पॉजिटिव साइड क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया, तो ये जो नेगेटिव साइड इंपैक्ट था केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना हेल्थ पर, एनवायरमेंट पर, उसको हमारा रिप्लेस करने का काम करता है ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यानी कि ये एक ऐसा मेथड या प्रणाली है जहां पर हम लोग मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी कि हम जो भी बाहरी इनपुट अपने फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगा रहे हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स, उसको हम बिल्कुल भी समाप्त करते हैं। और यहां पर भी जो भी हम इनपुट्स लेते हैं वो सब हमारा नेचुरल होता है। कैसे हम यहां पर फर्टिलाइजर को रिप्लेस करेंगे और नेचुरल हमारे जो प्राकृतिक हमें उर्वरक मिलते हैं उसका प्रयोग करेंगे, इसके बारे में अभी हम जब इसके फीचर्स को देखेंगे तो वहां पर हमें काफी अच्छे से ये एक्सप्लेन होगा। अब अगर हम भारत में इस प्रकार की खेती को अगर हम ध्यान दें, यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करें, तो इसकी शुरुआत जो है 1980 के दशक में सुभाष पालेकर जी के द्वारा की गई थी, और इनकी इस पहल के लिए इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो अगर हम भारत में बोलें तो भारत में ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, इसके जनक या इसके हमारे जो स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? सुभाष पालेकर जी। तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा अल्टरनेटिव सोर्स है, जहां पर हम कन्वेक्शनल जो मेथड है या फिर हमारी जो परंपरागत खेती की व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सस्टेनेबल यानी कि सतत प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके की प्रिंसिपल्स को अगर हम ध्यान दें कि अगर हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करनी है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम प्राकृतिक साधन संसाधनों को या फिर जो भी हमारे पास नेचुरली अवेलेबल इनपुट्स हैं उसको यूटिलाइज करके हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर से अपनी खेती को या अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है माइक्रोबियल कल्चर, जिसको हम लोग जीव मृता या फिर जीव मृथा कहते हैं।
है ना, इसको हम लोग जीव मृथा या फिर जीव मृथा कहते हैं, माइक्रोबियल कल्चर। यानी कि ये एक प्रकार का फर्मेंटेड मिक्सचर होता है जहां पर हम लोग गाय के गोबर को, गाय की यूरिन को और गुड़ यानी कि जैगरी को मिलाते हैं, किसमें, हमारे जो भी दाल है यानी कि पल्सेस के चूरे में, यानी कि उसका जो हम लोग आटा बनाते हैं दाल को पीस करके, दाल को पीसने के बाद उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, गाय का गोबर, गाय की यूरिन और जैगरी, और इसके साथ साथ इसको मिट्टी में जब हम मिलाते हैं तो ये जब हमारा फर्मेंट हो जाता है तो ये एक प्रकार का नेचुरल हमारा क्या है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक हमारे पास जो दालें हैं, जैगरी है, गाय का जो वेस्ट है यानी कि यूरिन या काउडंग, उसको यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोबियल कल्चर को यहां पर डेवलप कर रहे हैं फर्मेंटेशन के माध्यम से। और इसी से हमारा क्या है, सॉइल के अंदर जो भी जरूरी माइक्रोब्स हैं वो हमारे उत्पादित हो जाते हैं। तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो क्या है, जीव मृथा। दूसरा है बीज मृथा यानी कि सीड का ट्रीटमेंट, यानी कि जो बीज हम लोग खेती में यूज कर रहे हैं उसको कैसे हम ट्रीट करें, यानी कि कैसे हम उसको हाई यील्ड वैरायटी के यानी कि अधिक उपजाऊ के प्रजाति के बना सकें। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो हमारे सीड्स हैं उनके ऊपर हम एक कोटिंग यानी कि एक लेयर लगाते हैं, किसकी, काऊ के यूरिन और काऊ के डंग की, और इसको हम चूने या लाइम से हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है इनको डिजीज और पेस्ट से। तो बीज के ऊपर भी हमें क्या करना है, हमारी गाय के गोबर और गाय के यूरिन के साथ साथ चूने को मिला के उसका लेप बना के बीजों पे लगा देना है, जिससे कि जो डिजीज और पेस्ट है उससे ये प्रोटेक्ट होता है। तीसरा आता है मल्चिंग। मल्चिंग के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वेल अवेयर हैं, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल को कवर्ड करते हैं किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर के साथ, जिससे कि सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो हमारा रिटेन रहता है, यानी कि लेयर कर देते हैं, और उसके नीचे हमारी जो भी हमारी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बेहतर तरीके से सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में मदद करती है। इसके अलावा चौथा हमारा जो इसका की प्रिंसिपल है वो है अचाधान या अचधान, जिसको हम लोग सॉइल कवरिंग कहते हैं, यानी कि हमारी जो मृदा है उसके ऊपर एक सतह बनाना। तो इसके अंदर हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम यहां पर टिलेज को अवॉइड करते हैं और इसके ऊपर हम क्रॉप्स से इसको कवर करते हैं, ताकि हमारा जो सॉइल है वो हमारा क्या है, मॉइस्ट रहे, और माइक्रोबियल एक्टिविटी यहां पर भी हमारा सॉइल कवरिंग में हमारा क्या रहे, मेंटेन रहे, अचधान में। वहीं पर हमारा पांचवा स्टेप जो होता है वपासा, जिसको हम सॉइल इरेशन कहते हैं। सॉइल इरेशन का मतलब आप जानते ही हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, पानी के, है ना, किसी भी प्रकार का पानी का जो अत्यधिक यूज होता है खास तौर पे सिंचाई पे, उससे भी हमारे जो मिट्टी है वो कई बार क्या हो जाती है, हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है, या उसकी जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो यहां पर हम लोग जो पानी का यूज है उसको रिड्यूस करते हैं, ताकि सॉइल का मॉइस्चर हमारा बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर आप किसी भी मिट्टी में जितनी उसको सॉइल रिटेंशन कैपेसिटी है उसकी, उससे ज्यादा उसमें हमारा पानी डालोगे या उसको हमारा इरिगेट करोगे तो वहां पर हमारे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इरोड हो जाते हैं। तो इसीलिए वपासा में हम सॉइल एरेशन पर फोकस करते हैं। और लास्ट में हमारा जो इंटरक्रॉपिंग है और मल्टी लेयर फार्मिंग है, जो कि हमारे आज के समय में एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, वो देखने को मिलता है। यानी कि यहां पर हम एक साथ अलग अलग क्रॉप्स को इंटरक्रॉपिंग के तहत उगाते हैं, जिससे कि हमारी फसल की जो विविधता है यानी कि क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज करती है। तो इस तरह अगर आप देखोगे, इसमें किसी भी स्टेप के अंदर हम लोग किसी भी प्रकार के मशीन से या आर्टिफिशियली या केमिकली बिल्ड फर्टिलाइजर्स का या फिर हमारे सीड्स का या किसी भी प्रकार के इनपुट्स का यूज नहीं कर रहे हैं। इवन हमारे जो बीज हैं, उर्वरक हैं, या फिर हमारा जो भी हमारा सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं प्रोसेस, वो सब नेचुरली अवेलेबल प्रोडक्ट्स, चाहे वो काउडंग हो, पल्सेस हो, लाइम हो, उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसमें किसान के लिए हमारा किसी भी प्रकार का एडिशनल खर्च नहीं होता, क्योंकि अगर आपको बीज खरीदने हैं
या फिर आपको फर्टिलाइजर खरीदना है जो कि हमारी कंपनीज के द्वारा केमिकली बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको इनपुट लगता है, पैसा निवेश करना पड़ता है। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्यों? क्योंकि एक भी रुपया हमें किसी भी सामान को बाहर से लाने के लिए नहीं लग रहा है, यानी कि बजट जीरो है और प्राकृतिक खेती हो रही है। क्लियर? अब इसके बेनिफिट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि सब चीजें प्राकृतिक अवेलेबल हैं, तो कोई भी इनपुट कॉस्ट नहीं। दूसरा, इससे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो रही है क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल एरेशन, मल्चिंग, ये सब चीजों से क्या कर रहे हैं, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट लेवल है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज है, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और इससे सॉइल की उत्पादकता भी बढ़ती है। पानी का यूज कम होता है, तो इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है इरिगेशन पर वो भी कम होती है, यानी कि मिनिमम वाटर के यूज में हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करते हैं, और सॉइल के मॉइस्चर को क्या है, लेयरिंग की मदद से क्या करते हैं, हम लोग रिटेन करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इको फ्रेंडली है क्योंकि कोई भी केमिकल नहीं है, तो ना तो पर्यावरण पे दुष्प्रभाव और ना ही क्या है किसी जीव जंतु पे, क्योंकि अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा गांव देहात के में बरसात के मौसम में जब हमारी बारिश ज्यादा होती है तो आसपास के तालाब या पोखरे में हमारे जो बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है तो खेतों में जो भी हमारा फर्टिलाइजर यूज होता है उसको अपने साथ बहा के ले जाता है, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन और पोटेशियम जैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा हमारी जब वाटर बॉडी में बढ़ती है तो इससे यूट्रोफिकेशन या एल्गाई बूम का खतरा होता है, जो कि हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए क्या है, एक हमारा क्या है, खतरनाक हमारा क्या है, एक्टिविटी होता है। तो इससे क्या है, हमारा इको फ्रेंडली देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा यहां पे उत्पादकता बढ़ती है और फायदेमंद भी है। क्यों? क्योंकि जब निवेश जीरो है तो जितना पैसा आपकी फसल में उगाने में लग रहा है उससे ज्यादा आपको क्या है, यहां पर मुनाफा मिलेगा बेचने में। क्यों? क्योंकि इनपुट कॉस्ट आपकी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ना तो आपको बढ़िया बीज खरीदने हैं, मतलब किसी भी प्रकार के ट्रीटेड बीज या हाई यील्ड वैरायटी के बीज, या फिर फर्टिलाइजर खरीदना है। तो ये सब क्या है, बेनिफिट है किसके, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। अब यहां पर हर एक चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर इसके चैलेंजेस ना हो तो ये इजीली अडॉप्ट किया जाए, है ना, हर एक किसान इसको इजीली अडॉप्ट करे। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक के लिए भी अच्छा है और किसान की लागत भी कम कर रहा है। तो इसके कुछ चैलेंजेस क्या है, शुरुआत का इनिशियल पीरियड, यानी कि शुरुआत में किसानों को इसमें अडेप्ट करने में, जैसे कि मल्चिंग हो गया या फिर बीजों पर कोटिंग करना हुआ, या फिर हमारा क्या है, हमारा जो नेचुरल हमारा फर्टिलाइजर है उसको बनाने में टाइम लगता है, और किसानों को इसको सीख कर अडेप्ट करके अपने खेतों में इस्तेमाल करने में समय लगता है। इसके अलावा यहां पर किसानों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए हमारे पर्याप्त मात्रा में हमें ट्रेनिंग भी किसानों को देनी होगी, जिससे कि उनको ये पता लगे कि कितनी मात्रा में या किस रेशियो में किस चीज का मिक्सचर करके हम प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं, या फिर उस प्रकार का हमारा जो भी मिक्सचर है उसको हम और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो इसीलिए किसानों को यहां पर हमें नॉलेज और प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है। इसके अलावा यहां पर इसके लिए कोई पॉलिसी और मार्केट सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि अगर सरकार इसके लिए कोई नीति बनाए और सरकार इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि या किसी भी प्रकार का अन्य सपोर्ट, चाहे वो ट्रेनिंग के रूप में हो या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में हो या फिर सब्सिडी के रूप में हो, अगर वो सब प्रोवाइड करेगा तो इसको किसानों को अडॉप्ट करने में आसानी होगी और वो तेजी के साथ इस नई प्रकार की जो खेती है उसको अपना सकेंगे। तो ये इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं दोस्तों। अब भारत में अगर हम ध्यान दें तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर हमारे कई संस्थानों ने शोध किया है। जैसे कि अगर आपको पता ही है कि कृषि क्षेत्र में हमारा शोध करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, और इसी का जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम है रिसर्च, उनके द्वारा एक स्टडी को इवेल्युएट किया गया था कि कैसे हम लोग यहां पर बासमती चावल पर और मोटे चावल पर और गेहूं जैसी चीजों पर हम क्या है यहां पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को कर सकते हैं। तो 2017 के अंदर इन्होंने रावी के सीजन में हमारा क्या है, हमारे 4 लोकेशन में, उत्तर प्रदेश का मोदीपुरम, पंतनगर उत्तराखंड में, लुधियाना पंजाब में और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक स्टडी की थी कि कैसे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से बासमती चावल, मोटे चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो नेशनल एकेडमिक्स या एकेडमी ऑफ
एग्रीकल्चर साइंसेज है, इन्होंने भी एक हमारा सेशन का आयोजन किया था 2019 में, जहां पर इनका जो थीम था वो था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी कि किस प्रकार हम यहां पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को और बेहतर तरीके से आसानी के साथ इसको अपना सकते हैं, ताकि भारत के अलग अलग राज्यों में किसान इसको अपना करके अपनी प्रोडक्टिविटी और हमारे साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। तो ये कुछ हमारे क्या है बड़े और इंडिया के बड़े हमारे इंस्टीट्यूट हैं जो कृषि क्षेत्र में हमारे शोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो इनके द्वारा भी 2017 और 19 में हमारे इस प्रकार की खेती की प्रणाली को हमारा शोध करके इस पर रिपोर्ट्स और स्टडी या अध्ययन किया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारी राज्य सरकारों की। तो भारत में राज्य सरकारों में भी अगर हम खास तौर पे ध्यान दें तो कर्नाटका की सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम को इनिशिएट किया गया था, जहां पर शुरुआत में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2000 हेक्टेयर में हमारा 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अपने स्टेट में इस प्रथा को शुरू किया था। तो यहां पर कर्नाटका की सरकार क्या कर रही है, टेस्टिंग के मोड में या पायलट मोड में बेसिकली क्या है, इनिशियल स्टेजेस में 2000 हेक्टेयर में अपने राज्य के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर इसको टेस्ट कर रही है, जिससे कि ये पता लगे कि जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग जो है हमारे किस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, ताकि उस क्षेत्र के किसानों के लिए हम इसके लिए कोई पॉलिसीज को लेकर के आए, ताकि उनको जिस प्रकार का भी मार्केट सपोर्ट दे सकती है सरकार वो सब उपलब्ध कराए। इसके अलावा हमारे जो हिमाचल की सरकार है उन्होंने मई 2018 के अंदर एक राज्य सरकार के द्वारा फंडेड कार्यक्रम प्राकृतिक खेती खुश किसान नाम से चलाया था, जहां पर वो किसानों को हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही थी और इसकी फंडिंग पूरी हिमाचल सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अलावा केरला की सरकार के द्वारा भी कई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए हैं, वर्कशॉप लगाई गई है, जहां पर वो किसानों को हमारा क्या है ट्रेनिंग दे रही है और उनके इंटरेस्ट को विकसित कर रही है जीरो बेस्ड बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। और वहीं पर आंध्र प्रदेश की सरकार तो और ज्यादा आगे बढ़ गई, जहां पर इनके द्वारा हमारी स्कीम्स भी लाई गई, यानी कि इन्होंने सितंबर 2015 में, यानी कि अब से 10 साल पहले यहां पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रायतू सर्दिका समस्त योजना को लेकर के आए, जहां पर इनके द्वारा यहां पर क्या है हमारा साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड किया गया किसानों को। क्योंकि जब तक हम किसानों को किसी भी प्रकार का प्रमाण या किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे में किसी भी किसान को अपनी ट्रेडिशनल या फिर अपनी कन्वेंशनल जो भी उनकी फार्मिंग की टेक्निक्स हैं उससे ट्रांजिट करने में या स्विच करने में चुनौती आएगी। क्योंकि अगर आप कोई भी काम या व्यवसाय कर रहे हैं और आपको दूसरे किसी व्यवसाय में लेके जाना है, तो उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च या फिर रिजल्ट्स होने चाहिए, जिसके आधार पर हम ये कह सके कि हम आपको जो नई टेक्निक्स या जो नई चीजें बताने जा रहे हैं उससे आपका ही फायदा होने वाला है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और साथ साथ हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का केवाईसी सेशन में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग था, जिसमें हमने इसकी परिभाषा देखी, भारत में शुरुआत किसके द्वारा की गई, इसके बेनिफिट्स और इसके हमारे चैलेंजेस देखे, और भारत के किन किन राज्य की सरकार के द्वारा इस प्रकार की खेती की प्रणाली के लिए अपने राज्य के किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तमाम हमारी योजनाओं के तहत। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। और इस सेशन को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर स्टेट पीसीएस के कोर्सेज में एनरोल होना चाह रहा है, अगर आप यूपी, बिहार, एमपी किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो और स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप स्टडी आईक्यू के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर हमारे सभी बैचेस में इस वक्त आपको बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड NIR लाइव का यूज कीजिए, ताकि सभी कोर्सेज पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और अगर आप 2025, 26, 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्मार्ट तरीके से आप स्टडी आईक्यू के साथ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, जहां पर 1000 आवर्स से भी प्लस हमारी लाइव क्लासेस, बाइलिंगुअल नोट्स इंग्लिश और हिंदी में सभी टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स के, प्लस क्लास नोट्स हैंड रिटन। इसके अलावा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर इवैल्यूएशन और 1-on-1 मेंटरशिप जैसी सुविधाएं आपको यहां पर मिलती हैं। और इसके अलावा
अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो या आप मेरी क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, क्लासेस के लिंक्स या पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर निर्मेश सर के नाम से सर्च करके आप इसमें ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्लासेस और पीडीएफ की अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे केवाईसी के एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग।